अरे इसने मेरा फ्लैट किधर दे दिया, मेरा फ्लैट तो वेस्ट, इसने तो मेरे को पीछे ला के दिया। तो बिल्डर ने तभी थोड़े ही देखा था कि कौन सा फ्लैट किसका है, उसने आर्किटेक्ट को बोला इतना एरिया है भाई, इतना माला है, वो हिसाब से बनाना, आर्किटेक्ट ने अपने हिसाब से बना दिया। बट एक्चुअली रीडेवलपमेंट में सर जब प्लानिंग होता है तो प्लानिंग के पहले उसको एग्जिस्टिंग फ्लैट कौन से एरिया के कौन से डायरेक्शन में कहाँ पे है ये डाटा जमा करना पड़ेगा। और उसमें जैसे आपने बताया कि आजू बाजू के फ्लैट है ऐसा है, तो वो डाटा उसको जमा करना पड़ता है कि भाई ये पॉसिबिलिटी कितना है, और तब जाके वो डिजाइन करता है। तो ये दिस इज व्हाट द मेंबर्स ब्रीफिंग आई एम टॉकिंग अबाउट कि रीडेवलप। अभी जैसे नया बनाना है मेरे को, तो मेरे को किसी का कुछ देखना ही नहीं है, मेरे को नया बनाना है, मेरा मार्केट रिसर्च वाला बंदा पूरा रिसर्च करके आता है कि भाई ये फीडबैक है कि इतना 2 बेडरूम, इतना 3 बेडरूम, ये हिसाब से मार्केट में वो बना देते हैं कौन से भी डायरेक्शन में। बट रीडेवलपमेंट में वैसा नहीं होता है। रीडेवलपमेंट पहले मुझे आपका ग्रिड बिठाना पड़ता है, आपका प्लान करना पड़ता है, उसके बाद मेरा सेल का प्लान बनता है। तो हमारा जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन है 216 फ्लैट में 16 कैटेगरी है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है, ये ब्रीफिंग और ये सब करना, और इट विल बी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई एवरीवन। ये आप बाहर से अंदर चलेंगे तो हर एक का डायरेक्शन अलग है, हर एक का फ्लोर्स अलग है, तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला। तो आपको कहीं पे एक जजमेंटल कॉल लेना पड़ेगा। ये छोटा सोसाइटी नहीं है एक बिल्डिंग का कि आपके ब्रीफिंग से काम हो जाएगा। यहाँ पे हर एक चीज़ अलग अलग है। 16 लेआउट अगर आपको रैशनलाइज करना है तो एक बहुत हेडेक वाला काम है। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक फ्लोर पे 6 फ्लैट है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 6 और 6 की साइज़ अलग हो सकती है। तो जब रैशनलाइज करेंगे तो आपका क्या प्रपोजल है, बिकॉज अगर रैशनलाइज नहीं करेंगे तो आपका माइवन में भी बहुत कॉम्प्लिकेशन आएगा, आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे आपको सोचना चालू करना पड़ेगा कि 16 में से मैं कितना रैशनलाइज कर सकता हूँ। उसमें भी काफ़ी सारे मेंबर्स का रिक्वायरमेंट या तो रिक्वेस्ट होगा कि आप प्लस पे मत जाइए, मतलब अगर 510 है तो 525 मत कीजिए, उसको 500 कर दीजिए ताकि हमको ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़े। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको इनडायरेक्टली मेंबर्स ब्रीफिंग अभी बता दे रहा हूँ। तो क्या आप ये एटलीस्ट ये पैरामीटर्स आप जब आपके नोट्स रहेंगे तो आपके एरएनडी को आइडिया है कि कितना कम डेटा उनको सोसाइटी से लेना है। करेक्ट। तो अगर आपको एडिशनल और डेटा चाहिए तो हमारा मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स के लिए फीडबैक ऑलरेडी हमारे पास है, हम आपको सबमिट कर देंगे। ज़्यादातर एक क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारा मेंबर्स ब्रीफिंग के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सर 33(9) में हमने सुना कि म्हाडा विल एक्चुअली डू द फ्लैट सर्वे, वो आके फिजिकल सर्वे करते हैं और वो एक फाइनल होता है जो आगे चल के ऑफर में कन्वर्ट होता है। जनरली देखा जाएगा तो म्हाडा आके वो जो करता है तो उसमें आपका क्या मतलब कितना डिफरेंस आता है कंपेयर टू व्हाट वी हैव सबमिटेड एज पर द बीएमसी प्लान, और जब म्हाडा आके मेजर करता है, और अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो हाउ डू वी एडजस्ट दैट? आई डोंट थिंक ऐसा डिफरेंस आता है, मतलब मैंने अभी तक सुना नहीं सर। Because when you have submitted as per the BMC plan, then I don't think there will be any difference. Okay. So mostly अगर होगा तो भी माइनर होगा। या मतलब इतना तो वो जमाने में इतना वायोलेशन तो नहीं होता था। You know, if BMC plan is different and actual area is different, then we are talking about violation. I don't think that time that violation was possible. क्योंकि आपने स्टार्टिंग में जो बताया कि सोसाइटी जो कारपेट एरिया देगी वो आप ऑफर के लिए कंप्यूट करेंगे, बट अभी ये कमर्शियल चीज ऐसा होता है कि म्हाडा मेरे को ये तो नहीं बोल सकती कि तुम इनको 4 फुट ज़्यादा दो, मत दो, वो तो नहीं बोलेगी। म्हाडा का कोई भी मतलब कोई भी आप इस सेक्शन में जाएंगे 37 में जाओगे या 9 में जाओगे तो उनका एक पैरामीटर है कि आपको इतना तो देना ही है, इससे ज़्यादा मत दो, ऐसा नहीं है। जो इंसेंटिव का मेरा जो कैटेगरी है उसके लिए आपका उतना एरिया गिनते हैं वो कि दिस इज ओनली फॉर इंसेंटिव। अगर आप ज़्यादा दे रहे हो तो आई एम गिविंग फ्रॉम माई सेल लाइक दैट। ओके, तो मिनिमम इज व्हाट दे विल टेल यू, मैक्सिमम आपके ऊपर है। ओके, तो 33(9) बेसिकली एक बहुत नया पॉलिसी है और हम लोग को मतलब पता चला कि इसका अप्रूवल सीएम के पास से आता है, फाइनल अप्रूवल जो होता है। तो आपके हिसाब सॉरी हाई पावर कमेटी जो चेयर करता है अपने सीएम, तो आपके एक्सपीरियंस से इसका अप्रूवल कितने टाइम में आ जाता है फ्रॉम द टाइम वी गो हेड? सर अभी जैसे आपने बोला ये बहुत नया चीज़ है एक्चुअली, और ज़्यादा अभी तक 33 अप्रूव भी नहीं हुए। बट
अभी यूज टू हो रहा है बिकॉज अभी बहुत सारे बड़े बड़े लेआउट आए हैं, तो मतलब मैंने जहाँ से मेरा आर्किटेक्ट से बात हुआ था, तो एनीथिंग अराउंड 6 से 7 महीने तक का टाइम बता, 6-7 महीना टेंटेटिवली लोग बताते हैं। ऐसा है, कोई भी चीज़ नई होती है तो पहले टाइम ज़्यादा लगता है, बट जब वो चीज़ें का नंबर ऑफ प्रपोजल बढ़ते जाते हैं तो वो फिर जल्दी होता है। बट अगेन एवरी प्रोजेक्ट इज डिफरेंट, एवरी प्रोजेक्ट इज यूनिक। तो अभी बहुत सारे जैसे रीडेवलपमेंट में डिसेंटिंग मेंबर का इश्यू होता है, बहुत सारे लोगों को 2 महीने में जजमेंट मिल जाता है। मैं ही जहाँ पे रहता था वहाँ पे मेरे बिल्डर ने जब केस फाइल किया उसको 2 साल लग गए, 2 ही मेंबर थे 119 में से। तो सब चीज़ यूनिक होती है, मतलब कहीं कहीं पे टाइम लग भी जाता है। अभी वो फैक्टर्स कौन से थे क्या थे वो इट्स अ मैटर ऑफ एना, बट जनरली 6-7 महीना आप पकड़ के चलिए हाई पावर। अगेन सर एक लेआउट का क्वेश्चन था, जनरली आप हाइट कितना रेकमेंड करते हैं फ्लैट में? क्योंकि हमारे टेंडर में हम लोग ने 9.35 और 9.5 जो मिनिमम है वहाँ से लेके 11 तक जाता है, और आपने शायद 10 की किया था आपके टेंडर में। तो आपके हिसाब से आपका जो एक्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है सब जगह पे, आपका रिकमेंडेशन क्या है हाइट का? सर मतलब मिनिमम 9 फीट 6 इंचेस फ्लोर टू फ्लोर है, ओके, बराबर, और 10 फीट 6 इंच तक भी जाते हैं। बट कैसा है सर कि अभी जैसे मेरा मैफेयर ग्रीन्स का मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ, तो वहाँ पे क्राइटेरिया ऐसा था कि एक था माई 40% 30 to 40% प्लॉट वॉज इन रोड सेटबैक, तो मेरा फिजिकल प्लॉट उतना कम हो गया। इट वॉज अफेक्टेड बाय MOEF। देयर वॉज ऑलरेडी 1 7-story बिल्डिंग वॉज इन एग्जिस्टेंस जो जूनियर टेनेंट को दिया हुआ था, तो उसके अंदर मेरे को जो फिजिकल कंजम्पशन करने का जो प्लिंथ एरिया था वो रेस्ट्रिक्टेड था, एंड आई एम गोइंग अबव 70 मीटर, तो मेरे को 2 स्टेयरकेस देने ही थे कंपल्सरी, यस 2 मीटर के। और एक हाइट तक मैं बोला चलो भाई और ऊपर जाता हूँ और ऊपर जाता हूँ, बट वो एक रोड के बाद में उधर अपना रेलवे का लाइन आ जाता है, तो उसका हाइट इज गवर्न बाय द रेलवे। तो फाइनली जो मेरे को फाइनल हाइट मिलता है ये सब होने के बाद में, और मेरा FSI कितना कंज्यूम होता है वो हिसाब से मेरा हाइट नक्की होता है। बट 9.5 फुट मिनिमम तो मेरे को देना ही है फ्लोर टू फ्लोर। तो अपने केस में भी कैसा है कि फिजिकल एरिया, बिकॉज अपने कुछ कॉमन एरियाज है जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हम लोग नहीं कर सकने वाले, ओके, और MOEF का भी है जहाँ पे अपने को ओपन टू स्काई स्पेस भी छोड़ना पड़ेगा, और पार्किंग रिक्वायरमेंट भी अपना ह्यूज आएगा, यस। तो ये सब करने के बाद में जो अपने को 120 के ऊपर तो नहीं जाना है, बराबर है, तो 120 तक अपना 9 फुट आता है, 9 फुट 1 इंच आता है, क्लियर की बात कर रहा हूँ मैं, वो फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ओके, फ्रॉम FSI कंज्यूम। दिस इज हाउ height is derived when there are lot of restrictions in terms of height. ओके सर, FSI को इंक्रीज करने के लिए और कोई तिकड़मबाजी जुगाड़ अपार्ट फ्रॉम 33-19 जो हमने बताया, हमारे लेआउट में और कोई कॉम्बिनेशन ऐसा कोई नया स्कीम आ रहा है होगा जिससे FSI मैक्सिमम मिल सके और मेंबर्स को एडवांटेज मिले? सर हमारी एक्चुअली अगर मुझे कोई पूछे एडवाइस देने को तो मैं एडवाइस दूंगा कि FSI कम करो, बिकॉज क्या होता है कि FSI बढ़ाने के लिए अपना लाइट वेंटिलेशन और ये इतना जो आपने बताया था क्लाइमेट का और ये सब एनवायरनमेंट का बहुत प्रॉब्लम्स है। बट जैसे आपने बताया कि 33-19 5 FSI, उससे ज़्यादा FSI तो कोई रेगुलेशन में नहीं है। देयर इज अ मैक्सिमम प्रोवाइडेड you are going for more than 60-70% commercial. That's the only way you can increase the FSI, because 30% तक आपका रेसिडेंशियल अलाउड, बाकी सब आपको कमर्शियल जाना है। तो अभी हमने जो इसके पहले बात करें, जो आपने भी एक्नॉलेज किया कि हमारा जो सी विंग के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है, रोड है, ये है, वो है, तो उसमें ऑलरेडी जो हमारा पोर्शन है वो डिवाइड हो गया है। अभी आपका सपोर्ट
कि आपकी तरफ से हम लोग को लीगल हेल्प या तो फाइनेंशियल हेल्प क्या मिल सकता है, जो हमारे फर्स्ट राउंड ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट में था कि हम हमारा वो शेयर ऑफ लैंड वो तो नहीं ले सकते, बट समथिंग वी फाइट एंड गेट अवर राइट्स, जो हमारा अनक्लेम्ड आरजी है वहाँ पे, या तो जो भी हमारा एलिजिबिलिटी है प्रोपोर्शनल, उसके लिए आपकी तरफ से हमको क्या सपोर्ट और हेल्प मिलेगा लीगली एंड फाइनेंशियली, जो आपने टेंडर में ऑलरेडी आंसर किया, बट स्टिल मेंबर्स के बेनिफिट के लिए। Sir, I think I have already answered in the tender, but I don't recollect at present. मैंने ऑलरेडी टेंडर में तो भर के दिया था, बट उसके लिए मेरे को सर अलग से बैठना पड़ेगा। आई हैव टू सी द एक्चुअली आपके जो लीगल पेपर्स थे वो भी तेरा देखने पड़ेंगे, एंड देन यू नो टेक्निकली कैसे हो सकता है और अभी क्या स्टेटस है आपका कोर्ट केस का, ये सब स्टडी करना पड़ेगा सर, एंड देन वी हैव टू टेक द ओपिनियन ऑफ अ एडवोकेट ऑल्सो। डेफिनेटली हेल्प तो रहेगा ही हमारा सर, बट वो सब स्टडी करने के बाद ही मैं उसका ज़्यादा डिटेल आंसर दूँ। बिकॉज हमारे फर्स्ट राउंड टेंडर में आपने जो रिस्पॉन्स जो हमने मांगा था, हमारा मिनिमम वॉज 2 crores विच इंक्लूड्स कन्वेंस एक्सपेंस, लीगल लिटिगेशन चार्जेस, टीएमसी चार्जेस, मीटिंग एक्सपेंस, सारा का एक बकेट डाला था। उस टाइम पे वो लॉक था, अभी एक ओपन करके दिया है ऑप्शन आपको, तो प्लीज़ उसको स्टडी कीजिए, और अगर हमसे और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उस लिटिगेशन के बारे में, केस के बारे में, विल बी हैप्पी टू शेयर मोर इन्फॉर्मेशन। समझिए वो लिटिगेशन हम लोग करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे ये प्लॉट पे आ सकता है, आपको कुछ बैकग्राउंड है उसका? यस सर, डेफिनेटली आ सकता है लिटिगेशन, जैसे कि अनडिवाइडेड शेयर है ना आपका, मतलब कि क्या होता है कि जब लेआउट होता है तो जो भी कॉमन एक्सेस कॉमन आरजी होता है वो सबका एक प्रोडाटा होता है सबका। अभी उस पर इतने सालों से क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है और अभी आगे कैसा है, वो थोड़ा मतलब कॉरपोरेशन क्या है वो सब समझता नहीं है। अभी कॉरपोरेशन में समझो किसी ने कुछ कंप्लेंट डाल दिया तो फाइल लीगल में भेज देते हैं। हमने तो बहुत सारा ऐसा मतलब यूएलसी नहीं था, फिर भी यूएलसी का किसी ने लिटिगेशन डाल दिया था कॉर्पोरेशन में कि इन्होंने यूएलसी का प्लान नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो कॉर्पोरेशन पहले हमको लेटर डाल देते कि भाई पहले तुम रुक जाओ, बिकॉज कॉर्पोरेशन ये सब में पड़ता नहीं है। तो कॉर्पोरेशन से हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी के क्या लेटर पे, क्या लिटिगेशन पे क्या वो रिएक्शन करें, बिकॉज हमारे जो टेंडर डॉक्यूमेंट में आपको जो एरिया दिया गया था, दैट इज़ द क्लियर एरिया, इस पार्ट का है। उस पार्ट का जो लिटिगेशन एरिया है वो हम लोगों ने टेंडर में कंसिडर नहीं किया। तो इसके लिए मैं समझना चाहता कि अगर हम उस एरिया को कंसिडर ही नहीं कर रहे तो लिटिगेशन कैसा आएगा और क्या आएगा आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आई थिंक आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, उसको फैक्टर करना पड़ेगा। बट आई थिंक वहाँ पे भी कोई डेवलपर का तो उन्होंने बहुत पहले किया था कुछ न कुछ। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। तो वहाँ के जो डेवलपर है वो एबीडी डेवलपर्स है। फुल नाम अतुल, भूमि, दीपक। हाँ, बोर्ड मारा है। हाँ, अभी उल्टा हो गया, वो 10 साल हो गए। तो आपका कोई कनेक्शन बिजनेस वाइज, पार्टनरशिप वाइज विद एबीडी ग्रुप, अतुल प्रोजेक्ट, भूमि डेवलपर्स? ये भूमि अपना अक्षय भाई का है क्या? नहीं, अंधेरी वाले? नहीं नहीं, नीलकमल वाला। एक अतुल प्रोजेक्ट है, भूमि बीजा है, जयंत पारेख। जयंत अतुल पटेल। अतुल पटेल, जयंत पारेख, दीपक, खाली दीपक मालूम है। સર બધા ડેવલપર્સો એકબીજાને બરાબર સારી રીતે ઓળખે છે, એવરીબડી ઇઝ ફ્રેન્ડ, બટ જ્યારે પ્રોજેક્ટ ધંધાની વાત આવે ને ત્યારે ધંધાનું જ કામ કરે બરાબર છે. તમારું કોઈ જેવી કે કોઈ કનેક્ટ? નહીં અમારો કાંઈ ફાઇનાન્શિયલ નહીં, અમારો અમે એકલા જ કામ કરીએ છીએ વધારે પડતું. મતલબ મુંબઈમાં કોઈ પાર્ટનરશિપ કે એવું થતું નથી. હા, મુંબઈની બહાર હોય છે ત્યાં, કારણ કે ત્યાંની હું લેન્ડના હિસાબ કિતાબ અલગ હોય છે. પણ તમે જે બિલ્ડરોનું નામ લીધા મતલબ વી આર નોટ ઇન એની વે કનેક્ટેડ વિથ ધેમ. પણ ધંધો તો હવે સામે કરવો પડશે ને આપણે. સર એ તો પણ હવે બધાથી પહેલાં બિલ્ડરની પહેલાં તો ત્યાં 2 સોસાયટીઓ છે ને, એટલે આ તો ઓલું મહાભારત સમજે ને, કૌરવ ને પાંડવ. એ લોકોની 5 અલગ વિંગ, સી વિંગમાં 5 વિંગ છે અને એક ફેડરેશન છે. અમારી 5 બિલ્ડિંગનું એક સિંગલ સોસાયટી છે. દેટ ઇઝ અ ડિફરન્સ. આઈ થિંક મોસ્ટલી બધા ક્વેશ્ચન્સ થઈ ગયા.
मेंबर्स ने अगर कोई क्वेश्चन हो, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है साइट विजिट के ऊपर से, आप लोगों ने जो भी साइट्स देखा, जो आने बाने बताया, क्या इन्होंने सच बताया, वो आप लोग का वैलिडेट करना है। तो तुम्हारी एग्जाम लो मन लगे तो मैं PhD કરી લેશું નયનભાઈની સાથે અમારી સાથે હજી સેકન્ડ ફેઝમાં अगर આગળ ગયા तो कोई क्वेश्चन अपने को साइट विजिट पे जितने भी हम लोगों ने मेफेयर की साइट देखी थी तो मैं બધું સાચું બોલી શકું સતીશભાઈ બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન નયનભાઈ આના પછી તમારો ટર્ન રમેશભાઈ થોડા કંટાળી ગયા હશે થોડો હજી અમારું શું છે થોડું અમે લોકો સ્ટોરી ટેલરવાળા વધારે થેન્ક યુ તમે આટલો પેશન્ટલી રિપ્લાય આપ્યો પ્લસ એકચ્યુઅલી અમારું એક્સપેક્ટેશન હતું કે આજે અમે જે થોડાક અલગ ટાઈપના ટેકનિકલ હોય એ જ તમને પૂછે કેમ કે તમારો જે એક્સપિરિયન્સ છે એ બીજાથી ઘણો ડિફરન્ટ હોય सॉरी नहीं आपका जो एक्सपीरियंस है वो टोटली डिफरेंट है। इसके लिए हमने पहले से मैंने और हेमंत भाई ने नक्की किया कि आज इनको थोड़ा अलग ही क्वेश्चन पूछना है ताकि जो हमें नहीं पता वो आपसे समझ में आ जाए। तो पहले मैं इनका मुझे जो इनका बारे में आइडिया है वो मैं बताऊंगा कि जो मेफेयर है मीन्स मेफेयर अगर रीडेवलपमेंट में नाम आता है तो हर चीज़ में उन्होंने नया किया है। जैसे इन्होंने अभी ऑलरेडी बताया कि कोई भी चीज़ बिल्डिंग लाइन में आती है पर्टिकुलरली रीडेवलपमेंट से या तो और कोई भी प्लानिंग है या अप्रूवल से तो मेफेयर एक ट्रेंड सेटर है। जो भी मार्केट में नहीं है वो करना है तो मेफेयर है। यानी ये दोनों एक दूसरे के हम बोल सकते हैं कि एक्रोनियम है कि भाई मेफेयर का मतलब है कुछ नया करना है तो मेफेयर आ सकता है या तो जो इंडस्ट्री में एटलीस्ट पर्टिकुलरली बॉम्बे में कुछ नया हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या कोई अलग तरह का तो मेफेयर है। उसके बाद बाकी लोग उस पर चलते हैं। तो सर उस विद दिस बैकग्राउंड मैं आपको ये हेमंत भाई ने ऑलरेडी पूछा है लेकिन फिर भी मैं आपको करूँगा कि आपके पास एक अच्छा लेआउट आ रहा है तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमारी जो बिल्डिंग होगी वो फ्यूचर रेडी हो। जैसा वो क्लाइमेट वाला जो पूछा उसको मैं थोड़ा अलग एंगल से बोल रहा हूँ कि हमारी बिल्डिंग हो जो फ्यूचर रेडी हो नेक्स्ट 30-40 ईयर्स के लिए भी जो बाद में जो चीज़ आने वाली है वो आज हम एस्टिमेट करें और वो यहाँ पे आवे। वैसा हमें बिल्डिंग बनाने का हमारा जो ड्रीम है उस तरह का है और वो उसके लिए मेफेयर मेरे ख्याल से उससे अच्छा कोई ऑप्शन मेफेयर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मिल सकता है कि अलग सोचने का नया ट्रेंड सेट करने का आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और आपका नाम भी है उसके लिए। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस तरह के हमारे प्रोजेक्ट के लिए कुछ सोचेंगे। सेकेंडली सर आपने डिफेंस का क्वेश्चन पूछा, डिफेंस का इन्होंने पॉइंट बोला तो 2014 का बात है ये। तो लकीली इनके जो एडवोकेट थे उनके पास मैं भी जाता था और रात को 10 बजे तक वो बैठते थे तो उस 10 के बाद स्टार्ट करते थे। मैं नाम नहीं लेता हूँ उनका। तो उन्होंने जो स्टडी किया उस वक्त कि भाई डिफेंस का है हमें पैसे से सेटल नहीं करना है लेकिन लड़के करना है और लीगली करके देना है। और वो चीज़ मैंने देखा कि भाई इनका जो मेफेयर का जो वो आइडिया था कि नहीं हमें गलत नहीं है तो हम लड़के करेंगे और उन्होंने करके दिखाया। और लकीली मार्केट भी उनको फेवर हुई कि जब वो बिल्डिंग आपकी चल रही थी उस टाइम पे लगभग 2,500-3 हज़ार का रेट चल रहा था और जब आपने डिफेंस क्लियर किया तो आपको शायद कुछ फ्लैट आपको 5,000 और कुछ फ्लैट आपने शायद 10,000 में भी बेचे। तो मार्केट ने आपको रिटर्न करके दिया यानी कि लक आपका फेवर कर रहा है। सर दूसरे जो बिल्डर्स काम करते हैं रीडेवलपमेंट में तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनते हैं। तो मेफेयर का ब्रांड अगर लगता है वैसा हमारे लेआउट पे तो हमें ये समझना है कि उससे क्या वैल्यू एडिशन आएगा। As I already mentioned, मतलब कि आप समझ गए एक बेसिक सिक्योरिटी होती है हमारे प्रोजेक्ट में, बेसिक जो आपके एस्पिरेशन है वो हम मीट करें। नहीं सर मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मतलब कि नॉर्मल जो बिल्डर बनाता है यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग बन रही है तो समझो अभी फॉर एग्जांपल XYZ रेट चल रहा है, समझो 5,000 चल रहा है तो आपका आने के नाम ऐड होने से मेफेयर का जो टैग लगने से क्या 2,000 रुपया प्लस हो जाता है? Sir, for that question I have two parts. One is yes, there is a possibility because we are a brand, वो हो सकता है। और दूसरा जो है the rate and everything वो always derive होता है मार्केट कंडीशन से भी। आपने अभी कहा कि आपके एरिया में इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो ऑब्वियसली
there will be a difference between Mayfair and other brands, but these days construction, everything has quite a good standard and everything. So I don't want to say that someone और कोई आपको खराब कुछ देगा, but Mayfair के आने से definitely there will be one level, one notch. We can guarantee that तो people will have जो better. हमारा Mayfair से एक्सपेक्टेशन वही है कि मार्केट में जब यहाँ पे बोरीवली में करीबन 750 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उस वक्त Mayfair हरिओम का प्रोजेक्ट Mayfair ऐसा बना है कि अंधेरी से लेके बोरीवली में किसी को फ्लैट लेना हो तो पहले वो पूछे कि Mayfair और हरिओम का प्रोजेक्ट है, पहले वो देखते हैं क्या हमारे बजट में बैठता है कि नहीं। तो उस तरह का हमारा सोच है कि जब भी अगले 3 साल में फ्लैट कोई खरीदना चाहे तो पहला उसका चॉइस हो कि हरिओम में आए और फिर वो यहाँ नहीं चलता है तो दूसरी जगह जाए। उस तरह का हमारा ड्रीम है। फिर एक पॉइंट आया था सर कि रीडेवलपमेंट में ऐसा देखा गया है कि स्टार्टिंग में डेवलपर एंथुसियाज्म रहता है, सोसाइटी में भी एंथुसियाज्म रहता है अपॉइंटमेंट तक, लेकिन बाद में जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है उसमें काफ़ी गैप होता है। और हमारे कॉम्प्लेक्स के बाहर ही ऐसा एग्जाम्पल अवेलेबल है कि वहाँ पे उन्होंने 2013 में डेवलपर अपॉइंट किया है, आज 2023 आ गई, बीएमसी ने नोटिस दे दिया है उनको वैकेट करने का, लेकिन अभी तक वहाँ पे स्टेज एज इट इज़ पड़ा हुआ है XYZ रीजन की वजह से। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ वो रिपीट ना हो। So sir, to answer that is exactly why आप Mayfair जैसी ब्रांड को बुला रहे हैं और हम इतनी देर आपके साथ बैठे हैं। और आपने मार्केट में सुना होगा कि ऐसा सब होता है, बट आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं मार्केट में कि Mayfair के पास ऐसा कोई एग्जाम्पल या ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो ऐसा हमने कोई सोसाइटी के साथ DA साइन किया है और ऐसा किया है। आवर मेन एम इज़, अगर हम एक सोसाइटी के साथ अगर टाई अप करते हैं, एक कमिटमेंट करते हैं, तो हमारा मेन एजेंडा यही होता है कि प्रोजेक्ट ख़त्म करना है, क्वालिटी में करना है। और हमारा मेन एजेंडा रीडेवलपमेंट में क्या होता है कि जो आपकी घर की चाबी आप हमको देते हैं वो टाइम लिमिट में वापस करनी है। दैट इज़ आवर मेन एजेंडा। सो देयर इज नो टू वेज अबाउट दैट। सर, आपके जो प्रोजेक्ट रिव्यू जो साइट विजिट हुई थी, 5 बिल्डर्स की हमारी साइट विजिट हुई है और उसमें सबसे अच्छा रिव्यू जो था वो आपके प्रोजेक्ट के लिए था कि 10 साल पहले भी जो कलर आपने किया था वो आज भी एज इट इज़ है। तो वो मतलब वो एक लाइन में सारा चीज़ आ जाता है उसमें। तो जो हमारे मेंबर्स आज शायद वो है नहीं मैडम अवेलेबल, तो उन्होंने काफ़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व किया कि 5 प्रोजेक्ट्स अलग अलग किए थे और उन्होंने आपके बारे में जो एक लाइन में उन्होंने आंसर ये किया था कि हमने सारी बिल्डिंग्स देखी लेकिन Mayfair की बिल्डिंग एक ऐसी थी कि शायद 10 साल पहले कलर लगा था, विक्रोली का शायद प्रोजेक्ट था, तो वो आज भी ऐसा ही है। थैंक यू। જૂન બ્લોસમ પણ છે બિલ્ડિંગ બેંગલામાં 20 વર્ષ જૂની છે। ઇફ યુ તમે ક્યારે જાઓ સ્ટેનિસ્લો સ્કૂલ પાસે તો તમે આમ નવી દેખાશે, બટ ઇવન ધ સોસાયટી હેઝ ડન વેરી વેલ ટુ મેન્ટેન। જસ્ટ એग्जांपल તમે यूज करो। और सर, हम चाहते हैं कि हमने ऑलरेडी एग्रेसिव टारगेट रखा था दिसंबर 23 का और हमने ग्रैंड चार्ट भी बनाया था जो उसको हम लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। हर एक एक्टिविटी को हमने स्टेप्स वाइज डिवाइड किया है। तो हमारा कन्वेंस का एक इशू मेन पेंडिंग था और लकीली अभी हमने टिपिकल कन्वेंस भी फाइल कर दिया है और जो ओनर है उनसे भी हमारा बात हुआ है और आज भी हम लोग उनको मिल के आए हैं। तो इधर वे कन्वेंस का हम एश्योरिटी दे रहे हैं कि बाय द टाइम आपका अपॉइंटमेंट का स्टेज आएगा तो काफ़ी एडवांस लेवल पे आ गया होगा। तो उसके अलावा आप हमसे क्या चाहते हैं सोसाइटी के से, ताकि जो आप का आइडिया है कि टाइमलाइन करें, ऐसी क्या क्या चीज़ है जो सोसाइटी से और एज ए जनरल मेंबर से आपको एक्सपेक्टेड है, जो आपके एक्सपीरियंस बता रहा है कि आपने रीडेवलपमेंट जो था पायोनियर हैं आप, तो सोसाइटी मेंबर्स एज ए जनरल क्या आपको एक्सपेक्टेशन होते हैं कि मेंबर्स की तरफ से क्या क्या होना चाहिए ताकि एक टाइमलाइन मैच हो। सर, बेसिकली आप देखेंगे तो सोसाइटी से हम लोग अगर कोई भी प्रोजेक्ट जैसे डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट, बट जैसे फर्स्ट चालू होता है टाइटल, जो आपका ऑलरेडी जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी आपका चल रहा है। अभी टाइटल में सर 2 कैटेगरी है, एक होता है टाइटल ऑफ द लैंड और एक होता है टाइटल ऑफ द फ्लैट।
क्या होता है कि बहुत बार सोसाइटीज़ में जो फ्लैट के टाइटल होते हैं, जो फ्लैट का ट्रांसफ़र होता है, जो फ्लैट का आपका नॉमिनी का ट्रांसफ़र, इंटरनल कोई लिटिगेशन होता है, ये सब चीज़ें जो होती है ना सर, रूल्स में तो लिख दिया कि 51% मेजोरिटी, 65% मेजोरिटी, 75% मेजोरिटी होएगा तो यू कैन स्टार्ट रीडेवलपमेंट। वो रूल्स के लिए ठीक है, इनिशिएट करने के लिए, बट व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंटेशन एंड व्हेन इट कम्स टू वैकेटिंग, यू रिक्वायर 100% कंसेंट ऑफ द मेंबर्स। वो 100% कंसेंट के लिए सबसे पहले आपके 100% मेंबर जो है वो आइडेंटिफाइड होने चाहिए। अभी मेरा एक जो सोसाइटी में चल रहा था, वहाँ पे समझो ना 10% मेंबर्स आर नॉट इन इंडिया। अभी उनका डॉक्यूमेंट कैसे कर देगा? कोविड का टाइम है, तो उनका फिर वहाँ से आप पावर ऑफ अटर्नी मंगाओ, ये करो। अच्छा, वहाँ पे वो बोलते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी भेजने के लिए भी मेरे को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यूएस में पॉसिबल ही नहीं था। ऐसे भी हमारे 6 महीने तो सिर्फ डॉक्यूमेंट में गए। तो ये जो आपका एक होता है आपका लैंड का टाइटल सोसाइटी का, और दूसरा जो आपका है कि आपके मेंबर का टाइटल, अपडेटेड ट्रांसफ़र का आपका रजिस्टर, नो कोई एक्सपायर हो गया है, कोई लीगल इश्यूज़ है तो उसके लीगल है, इसके जो ट्रांसफ़र अपडेट होना चाहिए। बिकॉज अभी कैसा है कि डॉक्यूमेंट में भी ईच एंड एवरी मेंबर नीड टू साइन डेवलपमेंट एग्रीमेंट। बीएमसी ने 79A का जो सर्टिफिकेट पहले था, जो आईओडी कॉम्प्लायंस था, वो निकाल दिया। दे आस्क फॉर परमानेंट अल्टरनेटिव अकोमोडेशन एग्रीमेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स एज आईओडी कॉम्प्लायंस। तो आपके मेंबर्स में ही समझो क्लैरिटी नहीं होगी आपके सोसाइटी में, तो वो एग्रीमेंट ही कहाँ से एग्जीक्यूट होएगा? तो ये चीज़ आपका होना है। तीसरा चीज़ जो आपके जो जूने प्लान्स हैं, ये सब चीज़ जो अपना मतलब बेसिकली अप्रूव प्लान है, ओसी है, जूने रिकॉर्ड थे, वो आपके अपडेट होने चाहिए। और मैं हमेशा सोसाइटी में बोलता हूँ कि रीडेवलपमेंट में डिले होता है तो एट द एंड ऑफ द डे बहुत सिंपल है, बिल्डर ने डिले किया, ये स्टैंडर्ड आंसर है, मतलब कहीं भी जाओ। बट बिल्डर के पास से डिसीजन लेने वाला तो एक ही आदमी है। सोसाइटी में प्रोसेस है कि आपको कोई भी चीज़ नक्की करो, फिर आपका मैनेजिंग कमेटी पहले बात होगा। अगर बड़ी सोसाइटी है तो उसमें एक रीडेवलपमेंट कमेटी होती है, उसमें बात होता है, फिर वो चीज़ जनरल बॉडी में आती है, और जनरल बॉडी में अप्रूव होने के टाइम में हो सकता है उसमें ऑब्जेक्शन अब इसमें इतना रिवीजन करो, तो वो जो प्रोसेस का टाइम है, वो आपका जनरल बॉडी का प्रोसेस का टाइम जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉपरेशन फ्रॉम ऑल द मेंबर्स, अटेंडेंस, वो आपका जो सिस्टम है पूरा, और ट्रांसपेरेंसी विद इन द सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इतना कॉपरेशन सोसाइटी से मिलता है तो आई डोंट थिंक देयर कैन बी डिले। सर उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लैंड की टाइटल में हम आपको क्लैरिटी दे देंगे। जैसा आपका पॉइंट था फर्स्ट कि भाई इफेक्ट हो सकता है, तो 33(9) में एज पर आवर व्यू, सब्जेक्ट तो आपको चेक कराएं कि 33(9) में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ का डिस्प्यूट यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा। सब डिवीज़न वगैरह का भी इशू इसमें शायद नहीं आएगा। और जब जहाँ तक मेंबर्स के इंडिविजुअल का है तो हमने ऑलरेडी लास्ट फरवरी से वो प्रोसेस ऑलरेडी इंटरनली स्टार्ट कर दी है। लगभग 60% तक के का हम लोग ने कर लिए हैं, और एडजुडिकेशन प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो वो शायद इशू मिनिमम होगा। फिर अपने मतलब प्लान बीएमसी में सिटी सर्वे में जहाँ से भी रिकॉर्ड से पॉसिबल जितना उनके पास था वो सारा हमने निकाल दिया है, और शायद आपके साथ शेयर भी कर दिया है। प्रोसेस जो आपने कहा, तो प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और प्रोसेस डिसीजन मेकिंग फास्ट कैसे हो, उसके लिए हमने काफ़ी सारे इंटरनली अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, जिसकी वजह से आज लास्ट 3 महीने में हमारी ये 13th मीटिंग है, और हम लोग रेगुलरली इम्प्रूव करना चाहते हैं। नेचुरली मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो भी बढ़ रहा है ग्रेजुअली। उसमें हमें ये लगेगा कि जैसा कि कोई आप ऐसा समझ लीजिए कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम सोसाइटी है तो आने वाली है, तो हमें इस तरह का कोई मैग्नेट और चाहिए, या समझे कि कोई खड्डे में अगर गिर जाते हैं गलती से तो एक क्रेन चाहिए जो वापस हमें उठा के लगे, तो डेवलपर उसके लिए रिक्वायर्ड लगेगा। हो सकता है हमारे में कुछ इशू होगा, लेकिन उस वक्त अगर आप एक्टिव कोऑपरेशन अगर आपका आ जाता है तो प्रॉब्लम इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। Yeah, sure. We have our in-house guy who's doing that society related issue. वो कर ही रहा है। अभी जैसे एक सोसाइटी में तो ट्रांसफर रजिस्टर ही नहीं था,
ओके वो बनाना भी उसने चालू की। तो ये जितना चीज अपना होता है क्लैरिटी, उतना काम आगे बढ़ने में आसानी होती आपने प्लानिंग में कौशिक पटेल का नाम लिया तो मैटर वहाँ पे एंड हो जाता है, और लाइजनिंग में रशीक भाई का नाम लिया तो वो दोनों पॉइंट पे बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दो नाम काफ़ी है इस चीज़ के लिए। रिलेटेड पार्टीज़ में हेमंत भाई का एक क्वेश्चन था, वो ये हमारा इस तरह था, कोई ऐसा पर्सन है जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे प्रोजेक्ट